बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रीति टिकटॉक वाली है और मैं रेहान स्कूल कॉलोनी कैंपस से हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे लिए सबसे इंटरव्यू करते हैं और अपने साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर हाजिर होते हैं। तो आज जो मेरे साथ मौजूद है, उनका नाम है हफ्सा रिमोट जॉब वाली। तो आए ने अपने इंटरव्यू में वेलकम करते हैं और इनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, कैसी हैं आप? अपने इंटरव्यू में इनवाइट किया। मुझे रोना इज्जत बख्शी, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मेरा माइक यहाँ से म्यूट अनम्यूट हो रहा है। ओके, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक़्त दिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उन्हें अपनी इंट्रोडक्शन करवा दें। वैसे तो आपको सब जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। सो मैं आपकी व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम मुख्तार मौजूद वाली है और मैं रिहानी स्कूल में 21 से हूँ। और मुझे स्कूल में जो पहले मैं एज अ फैसिलिटेटर क्लास को देख रही थी, बच्चों को जो है गाइड करती थी। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है मैं एज अ कोऑर्डिनेटर मिस राहत को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। उसके अलावा मैं जो है स्कूल, मेरा ताल्लुक जो है कराची से है और मेरे पेरेंट्स का भी ताल्लुक कराची से। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बताएँ कि जैसा कि पहले आप फैसिलिटेटर थी और आपने अच्छा खासा टाइम दिया है रेहान स्कूल को। आप यहाँ की सबसे अच्छी और पुरानी फैसिलिटेटर रह चुकी हैं और जो कि अब आपको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो आप मुझे बताएँ कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कितना फ़र्क है और किस चीज़ को आपने ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं? ओके, सो आपने पूछा फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर में क्या थोड़ा। तो सबसे पहले जब मैं फैसिलिटेटर थी तब मुझे कुछ नया सीखने को भी मिल रहा था और बहुत सारी चीज़ें करने को भी मिलता था। और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से जो है हमारा टाइम भी अच्छे से गुजरता है और बहुत सारी चीज़ें। तो दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेटर की जॉब जो है वो अपनी जगह पर है। फैसिलिटेटर्स के ऊपर जो है सबकी सबसे ज़्यादा जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट्स को भी उनको साथ में लेकर चलना। चाहे वो अगर पेरेंट्स आपके ऊपर एतमाद करके 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए आपके पास छोड़ रहे हैं, तो उस 2 घंटे में आपकी जिम्मेदारी कि आप ईमानदारी से उनको देखें और जो भी वो करते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा जो भी होता है, अगर वो बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं तो थोड़ी ना थोड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है कि अगर बुरा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर अच्छा जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो इस तरीके से उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट आपसे छोटे होते हैं और वो छोटे भाई-बहनों की तरह उनको समझाना पड़ता है। तो उसमें थोड़ी ज़िम्मेदारी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। एज़ अ कोऑर्डिनेटर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, दोनों में ही मज़ा आता था। तो इसमें ये है कि थोड़ा-सा काम चेंज हो गया है। पहले हम कोऑर्डिनेटर को काम देते थे, अपनी बच्चों के रिपोर्ट्स देते थे। तो अब जो है रिपोर्ट्स लेने हैं मुझे और रिपोर्ट्स लेने हैं, फिर उनकी आगे रिपोर्ट्स पहुँचाने हैं। पहले मेरा काम होता जस्ट देना और अब मेरा काम है रिपोर्ट्स लेना और आगे पहुँचाना और डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो मज़ा आ रहा है, दोनों कामों में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी भी और नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, इसमें मज़ा आ रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि जैसे अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही होती है कि वो लोग बात नहीं सुन रहे होते, बात नहीं मान रहे होते या अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे होते। तो हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ऐसी कौन-सी जो है आदत हमें जो हमें लानी चाहिए जिसकी बेस पे हम सारी चीज़ों को ठीक कर सकें? मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे काफ़ी सारे जो फैसिलिटेटर हैं उन्हें प्रॉब्लम आ रही होती है बच्चों से टास्क करवाने में और वो कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, या वो खुद भी टास्क नहीं कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? उस
प्रॉब्लम को अगर टास्क बात नहीं मान रहे, वो तो हमारी कोताही है ना, कि फैसिलिटेटर्स की कोताही होती है कि अगर वो बात नहीं मान रहा, अगर वो बच्चा घर से ही ऐसा है या उसके अंदर उसकी फैमिली मतलब वो क्यों नहीं सुन रहा। सबसे पहले तो हमें ये बात हमारे माइंड पे होनी चाहिए कि वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, क्यों करना नहीं चाहता। उस क्यों का जवाब हमें ढूंढना चाहिए और उस बच्चे के साथ बैठना चाहिए, उससे फ्रेंडली एक माहौल बना के बैठ कर उससे, जैसे हम अपने छोटे भाई बहनों से अगर उनसे कोई गलती होती है, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, हम उससे बात करते प्यार से। पहले हम डांटते कुछ करते समझ में नहीं आता, फिर हम प्यार से बात करते बस चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि फैसिलिटेटर्स को इतना बच्चों के साथ इतना होना चाहिए कि वो अपनी बड़ी बहन या बड़ा भाई या कुछ भी समझ के आपको आपसे हर सबसे पहले आपसे आके शेयर करें, किसी और से शेयर करने से पहले। तो इतनी फ्रेंडशिप आपकी होनी चाहिए। तो उससे बच्चा जो है उससे, अगर आपने एक टाइम टेबल सेट कर दिया और उस बच्चे को ये बोल दिया कि आपको अपने टास्क वगैरह जो इस टाइम पे कंप्लीट करें, उसके बाद जो है आपके जो भी आपको करना है, आपको गेम्स खेलना है, आपको कुछ भी खेलना है तो आप खेल सकते हैं। तो वो बच्चा क्यों नहीं करेगा, जब आप इतनी सहूलत आप उसको दे रहे हैं तो आपकी बात वो ज़रूर मानेगा। और आपको काम होना चाहिए, आप गुस्सा ना करें और ना ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालें। प्रेशर डालने से बच्चे जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, या कुछ उल्टा करते हैं या कुछ भी नहीं करते। तो उनको फ्रीडम देकर देखें और उनके साथ बैठ के उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो काम करे और आपकी बात माने। थैंक यू। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताएं, अ, ऐसे कौन से टास्क है जो हमें समझाने में ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है स्टूडेंट्स के हवाले से, जो कि आप खुद भी फैसिलिटेटर रह चुकी हैं। तो और अब हमें और भी ज़्यादा मसले सामने आ रहे हैं, तो आप बताएं कि ऐसे कौन सा टास्क होता है जो करवाने में बहुत परेशानी होती है बच्चों को, जो वो नहीं, जो अच्छा नहीं लगता उन्हें करना। वो कौन सा टास्क होता है? एक टास्क है, जैसे कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर हमारे कोरंगी के हैं हमारे स्कूल में, या आसपास के मतलब इधर के ही है, कराची के सारे। तो इंग्लिश से वो बहुत भागते हैं और इंग्लिश बोलने से वो यहाँ के मतलब बच्चों को छोड़े टीचर्स भी बहुत ज़्यादा थोड़ा वो होते हैं उनके अंदर कि हम अगर इंग्लिश गलत बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो दूसरा पर्सन हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इस तरीके से जो है कॉल लेनी हो गई सिस्टम, हम जब बोलते हैं ना आपने इंग्लिश में करना है या किसी भी टॉपिक उसमें करना है, तो वो घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसी चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर देखा जाए तो वो बात करने से घबराते हैं कि हमारी इंग्लिश बुरी होगी या कुछ भी इस तरीके का। तो ये इस पे मुश्किलात होते हैं। जो पुराने बच्चे हैं जो हमारे पास जो है उन्होंने वो मतलब क्या बोलते हैं उससे, जिनको वो तो जीनियस बच्चे हैं जिन्होंने जो है स्क्रिप्ट निकाल के इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था और आज वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा से इस चीज़ से घबराते हैं कि हम अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो लाइव में कोई देख रहा होगा। तो सबसे बड़ा डर
आई थिंक हमारी जो गेस्ट है उनका कुछ नेट इशू हो गया है, तो जिस वजह से मैंने हमारे घर जैसे ही रिकनेक्ट करती हूँ उनको दोबारा ट्राई करती हूँ, तो जब से कि वेट करें और मैं भी वेट करती हूँ। ओके, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था, आप उसका आंसर दोबारा रिपीट करें। हमारे पास जो है कॉलोनी है, सिस्टम है जो इंग्लिश में करना होता है, और लैंग्वेज जो है हमारी मदर टंग नहीं है इंग्लिश, जिसकी वजह से जो है हम अक्सर वो लैंग्वेज जो हमारी अपनी नहीं होती, हम वो कहने से या बोलने से घबराते हैं, और हम उसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं कि और कोशिश इस वजह से नहीं करते कि तीसरा बंदा क्या सोचेगा या दूसरा बंदा क्या सोचेगा। और अगर हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो आगे जो देख रहा है हमें लाइव या कोई, तो हमारे बारे में, तो हमने सबसे पहले जो है ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, बल्कि हमें ये चीज़ अपने अंदर डालनी पड़ेगी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं। तो इस वजह से अगर क्लास का कोई फैसिलिटेटर है, तो उनको चाहिए कि वो चीज़ जो बच्चे घबराते या करने से वो करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वो उनके सामने बैठकर वो चीज़ें करें, और ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए कि जबकि हमारी क्लास फैसिलिटेटर कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जबकि वो नहीं सोची कि लोग क्या सोचेंगे अगर गलत इंग्लिश हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास में अगर उनको बैठकर उनके सामने करना चाहिए लाइव, उसके बाद बच्चे आपको ग्रोथ करने स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम बोलते हैं ना इसमें इंग्लिश में आप 25 मिनट बात करें, उसमें बात करें, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा वो घबराए होते हैं, और कर भी लेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एज अ कोऑर्डिनेटर आपको किन किन चीज़ें की कमी महसूस होती है स्टूडेंट्स में या क्लासेस में, उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं डिसिप्लिन के हवाले से। एक हफ 1 वीक हुआ है या एज अ कोऑर्डिनेटर खुला हुआ है मेरा। इस वजह से जो है ईज़ी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कोऑर्डिनेटर काम, मुझे लगता है फैसिलिटेटर से ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि उनके अंडर जो है वो वाली ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपको हर बच्चा, अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो फैसिलिटेटर से ऊपर जाता है या कुछ भी। अब ये काम है कि अगर और वो डिसिप्लिन खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फॉर सिर्फ डिसिप्लिन वगैरह देखना है क्लास में, और बच्चों को जो है उनको इंगेज करके देना है, तो और मज़ा आ रहा है मुझे ये काम करने में, और बस यही है। और मॉर्निंग ओके, वेरी गुड। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि आप अब तक कितने इंटरव्यूज़ कर चुकी हैं और फॉरेनर्स के साथ आपने कितने किए हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं? आपको बात आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जैसे जी, कि अब आपने आ रही क्वेश्चन है। किया आपके इंटरव्यूज़ कितने हुए हैं या कुछ भी हुआ है, ये इसमें भी मैंने आंसर्स दी हुई है। आपको उस इंटरव्यू को आप देखें, व्यू दें मुझे, व्यूज़ दें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यूज़ कितने हुए, कितने नहीं हुए। अगर आपको फिर भी अगर पूछना है, तो मैं आपको बताती चलूँगी मेरे 235 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और फ़ॉरेनर के साथ मैंने 8 इंटरव्यूज़ किए हैं और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और उसके अलावा जो है मुझे बेनिफिट्स तो यही है कि कनेक्शन बिल्डिंग हुई और मैंने कितना कमाया मैं आपको नहीं बता सकती। ओके, वेरी गुड। हमने वो सवाल किया भी नहीं था, तो कोई बात नहीं। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप मुझे बताएं कि आप फैसिलिटेटर से कोऑर्डिनेटर तो आप बन गई, आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे आगे बहुत कुछ सोचा हुआ है लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता सकती क्योंकि जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बता दूंगी। पहले से बताने से सारा काम खराब हो जाता है। वेरी गुड। काफ़ी अच्छी बात है। तो अब आप मुझे अपनी फेवरेट स्टूडेंट के बारे में बताएं कि आपकी क्लास में आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन रहा है और इसका रीज़न क्या है? ओके, सो फेवरेटिज्म की बात है तो मेरे कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फेवरेट है कुछ भी है। सारे स्टूडेंट मेरे लिए इक्वल है और सारे मेरे फेवरेट है। सारे ही जो भी मैं बोलती हूँ वो काम कर लेते हैं। भले वो दूसरे की बात नहीं मान रहे होते लेकिन मेरी बात ज़रूर मान लेते हैं, इसलिए सारे मेरे फेवरेट हैं। ओके, वेरी गुड। ये तो हर क्लास का ही रूल चलता आ रहा है, जो कि मैंने काफ़ी मरतबा देखा है। तो अब आप मुझे ये बताएं, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएं और वो क्यों पसंद है वो भी बताएं। ओके, तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर दें प्लीज़। आप मुझे अपनी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताएं और वो क्यों पसंद है वो बताएं। ठीक है। मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे प्रॉफिट हैं और हमारे नबी हैं। सेकंड जो है आलमा इकबाल है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी जो पोइट है उसकी वजह से। और मुझे पता नहीं वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी में से है। और उसके अलावा मेरे फादर हैं। इसलिए
ओके, वेरी गुड। अब लास्ट में हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आपके पास जो वक़्त है उसे ज़ाया ना करें और उसे टाइम काम पे लेकर आएँ और जितना भी टाइम आपको मिल रहा है सीखने का तो सीखने में लगाएँ और सीखते रहें और दूसरों को भी सीखने का मौका दें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छा मैसेज किया। हमारे इंटरव्यू का जो टाइम है एंड हो गया है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ। जब तक कि अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।